जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इंग्लिश में इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। आज इसी के बारे में समझेंगे। उत्सर्जन क्या होता है? तो शरीर से खराब पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, और जो अंग बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, और जो जितने भी उसमें सिस्टम होते हैं उसे हम लोग उत्सर्जी तंत्र कहते हैं या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में जो है 5 मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला होता है त्वचा, दूसरा फेफड़ा, तीसरा बड़ी आंत, चौथा यकृत, और पांचवा जो है आपका वृक्क होता है। वृक्क को ही हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। हम लोग जो है विशेषतर जो है किडनी के ही बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो हमारा किडनी है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा त्वचा है वो क्या उत्सर्जन करता है, क्या चीज का उत्सर्जन करता है भैया। तो चलिए हम लोग समझते हैं त्वचा क्या करता है। तो ध्यान से समझिएगा, त्वचा को ही हम लोग बोलते हैं स्किन, ठीक है। एक्चुअली में मनुष्य के त्वचा में तेलीय ग्रंथि पाए जाते हैं। कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं? तेलीय ग्रंथि पाए जाते हैं। और ये तेलीय ग्रंथि 2 प्रकार के द्रव को निकालते हैं। पहला है पसीना, दूसरा है सीबम। ये ससुरा सीबम क्या होता है? तो पसीना जो जिस ग्रंथि से निकलता है उसे स्वेट ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेट ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि कहते हैं। स्वेट मतलब होता है पसीना, ठीक है। और दूसरा जो है सीबेशियम ग्रंथि से निकलता है सीबम। ये ससुरा सीबम क्या होता है? तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो नाका पर देखते हैं ना, चिपिर चिपिर नियर यहाँ तेल नियर लगा होगा, तेलीय पदार्थ लगा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? अब देखो यार, पसीने के माध्यम से NaCl निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है, यूरिया भी निकल जाता है, लैक्टिक अम्ल भी निकलता है, ग्लूकोज भी निकलता है, यानी कि जितने भी खराब पदार्थ होते हैं वो हमारे पसीना के माध्यम से निकल जाता है। अब बोलिएगा कि ये सोडियम कैसे निकलता है? अरे भैया, हम लोग जो नमक खाते हैं ना वो क्या है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड। खाने वाले नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, हमारा जो पसीना है उसमें सोडियम निकलता है। पूछेगा कैसे? तो देखिए, गर्मी दिन में जो कोई काला कपड़ा पहनता है ना, तो ओकरा में देखिएगा ना, जब पसीना लगता है ना, जब पसीना वो सूखता है तो वो काला कपड़ा में व्हाइट व्हाइट नमक जैसा नोनिया बैठ जाता है। उसी को तो हम लोग नमक कहते हैं। चाट के देखिएगा, वो लगेगा नमकीन आपको, समझ रहे? इसलिए तो पसीना को चाटने के बाद आपको नमकीन लगता है। कैसे? NaCl है, उसमें सोडियम यानी कि नमक की मात्रा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं स्किन जो है पसीना को भी निकालता है, नमक को भी निकालता है, यूरिक एसिड को भी निकालता है, ग्लूकोज को भी निकालता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और पसीने का काम क्या होता है? पसीना क्या करता है? पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखता है। जैसे देखिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वातावरण की बात करें तो गर्मी दिन में ये टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाता है। तो देखिए, हमारा शरीर का टेम्परेचर कम होता है जबकि वातावरण का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो जब अधिक हो जाता है वातावरण का टेम्परेचर, तो ये शरीर कहता है कि अरे ससुरा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो शरीर क्या करता है? पसीना निकालता है। पसीना इसलिए निकालता है, ये जो है अपना शरीर का टेम्परेचर इस लेवल तक लाने के लिए वो पसीना निकालता है। अब जब घाम जाता है, घामने के कुछ देर के बाद आप देखिएगा ससुरा ठंडा लगता है। काहे लगता है? क्योंकि वो क्या क्या वाष्पीकरण द्वारा शरीर का जितना भी गर्मी है वो निकाल दिया, अब हमारे वातावरण के टेम्परेचर के साथ वो घुल मिल जाता है। तो इसलिए जो है अगर किसी को पसीना आता है, पसीना आने के बाद उसको जो है ठंडा महसूस होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब दूसरा जो अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और बलगम, बलगम मतलब खका, इसका उत्सर्जन करता है। तीसरा हुआ भाप। भाप मतलब वाष्प या भाप, बोलिए बात बराबर। जैसे ठंडा दिन में नहीं देखते ऐसे करते तो मुंह से भाप निकलता है। समझ पा रहे? बड़ी आंत, बड़ी आंत जो है अनपचा भोजन का उत्सर्जन करता है। फिर यकृत की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, यकृत क्या करता है? देखिए, ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। अब ब्लड को ढकेलने का काम यानी कि पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। अब ब्लड को छानने का काम कौन करता है ससुरा? तो छानने का काम आपका किडनी करता है, वृक्क करता है। लेकिन यकृत जो है वो क्या करता है? ब्लड में जितने भी अमोनिया होते हैं ना, अमोनिया को वो ससुरा यूरिया में बदलता है। किसमें बदलता है? यूरिया में। यूरिया कम खतरनाक होता है अमोनिया की अपेक्षा। अमोनिया ज्यादा खतरनाक होता है जबकि यूरिया बहुत कम खतरनाक होता है। इसलिए अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? आपका लीवर करता है। तो हम लिखे हैं कि अमोनिया खतरनाक होता है, यूरिया भी खतरनाक होता है, लेकिन ससुरा कम खतरनाक होता है। अधिक खतरनाक को कम खतरनाक में परिवर्तन कौन करता है? यकृत करता है। यूरिया 3-4 घंटे के बाद अपने आप जो है वो अमोनिया बन जाता है। इसलिए कोई टटका पेशाब करता है ना, को अभी अभी पेशाब किया है तो ससुरा उसका नहीं महकेगा। काहे नहीं महकता है? क्योंकि वो ससुरा है यूरिया। और जैसे 3-4 घंटा होगा,
ये जो बदबू मारेगा, क्योंकि वो क्या बन गया है, अमोनिया बन गया, भयानक महकेगा। स्कूल और स्टेशन पर आप नहीं देखते हैं, देखिएगा ना, वहां ससुरा पेशाब करेगा, नाक दलने जाएगा, एकदम पूरा झसिया टाइप का लगेगा। क्या है, क्योंकि ससुरा यूरिया किसमें चेंज हो गया, अमोनिया में चेंज हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये अमोनिया इतना खतरनाक होता है, बड़का बड़का दीवार को ढा देता है। आजकल जो लोग जो है, मतलब एक चलन हो गया है, दीवाले में पेशाब करते हैं, तो इसलिए बड़का बड़का दीवार को ढा देता है। अगर कुतुब मीनार खड़ा करते हैं तो कुतुब मीनार को ढा देगा। समझ पा रहे हैं? तो अमोनिया इतना खतरनाक होता है, जब दीवार को ढा सकता है और वो हमारे पेट में रहता है, तो बताओ पेट में जो है वो खराबी करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको बदलने का काम कौन करता है? हमारा यकृत करता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और जो पांचवा जो अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, जिसका नाम है किडनी। किडनी को ही हम लोग बोलते हैं वृक्क। ये ससुरा क्या करता है? यूरिया और पेशाब का निष्कासन करता है। तो यूरिया यकृत बनाता है, उसका निष्कासन कौन करता है? वृक्क करता है। और इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। मानव के जो उत्सर्जित तंत्र होते हैं ना, जितने भी उत्सर्जित तंत्र हैं, उनका जो महत्वपूर्ण अंग 4 ही होते हैं। पहला है किडनी, दूसरा है मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी, इसको बोलते हैं मूत्राशय, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। अब देखिए ये सब 3 को जो है बहुत आसान है, ये आप तुरंत समझ जाइएगा, लेकिन इसको थोड़ा जो है बढ़िया से विस्तार से पढ़ेंगे। मूत्र नलिका, जकरा में पेशाब जाता है, जिस नाली में पेशाब जाता है, तो उस ससुरे को बोलते हैं मूत्र नलिका। जहां मूत्र जमा होता है उसको बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय मूत्र का आशा देखता है। आशा मतलब आओ नुनू आओ, हम तुमको जमा रखेंगे। तो कहां जमा रखता है? मूत्राशय में जमा रखता है, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। समझ रहे हैं? और मूत्र मार्ग, जिससे आप निकाल देते हैं, मूत्र को निकाल देते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे मूत्र मार्ग, इंग्लिश में बोलेंगे यूरेथ्रा। समझे? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग किडनी के बारे में छोटे छोटे जानकारी को लेते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं। कोई ससुरा एप्पल का मोबाइल खरीदने के लिए किडनी बेच देता है, नहीं बेचना है। अगर किडनी बेच दीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, पूछेगा का है। एक्चुअली में 1 किडनी पर भी आप जीवित रह सकते हैं। जिस तरह आप 2 किडनी में काम करते हैं, उस तरह आप 1 किडनी में नहीं कर पाएंगे। और संजोग से ससुरा अगर 1 किडनी गेलू तो बोरिया बिस्तर उठा के आप चल जाइए सीधे। अब देखिए, ये जो किडनी का जो आकार होता है ना, वो सेम के बीज की तरह होता है। किसके तरह होता है? सेम के बीज की तरह होता है। सेम मतलब क्या होता है? सेम मतलब सिम, देहाती भाषा में हम लोग सिम कहते हैं। हम लोग एक्चुअली में समझ लेते हैं सिम मतलब जियो और एयरटेल वाला सिम। ना मर्दे, एगो खाने वाला भी सिम होता है, उसको सेम ना बोल के ससुरा सिम बोलता है। नहीं देखे? हाँ देखिए, इसी को बोलता है सेम। समझ रहे हैं? आज के बाद इसको सिम नहीं बोलिएगा, इसको बोलिएगा सेम का बीज। क्या बोलना है? सेम। ये पूरा सेम हुआ, इसमें छोड़ा के निकालिएगा तो इस सेम का बीज हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो किडनी का आकार होता है, ढंग का होता है, तो सेम के बीज की जैसा होता है। और इसका जो वजन होता है वो ससुरा 150 ग्राम का होता है। समझ पा रहे हैं? अगर किसी भी व्यक्ति में से दोनों किडनी को हटा दें, तो ससुरा अगर हटाएंगे तब फिल्ट्रेशन करेगा कौन? समझ पा रहे हैं? यानी कि रक्त को छानने का काम करेगा कौन? कोई नहीं छानेगा। और जब नहीं छानेगा तो ससुरा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उत्सर्जी अंग का निष्कासन कौन करेगा? बाहर खराब पदार्थ बाहर कैसे निकलेगा और खराब पदार्थ अंदर ही रह जाएगा, जिस कारण सड़ जाएगा। सड़ने के बाद आपको कैंसर की बीमारी हो सकती है। इसलिए दोनों किडनी का होना जरूरी है। अगर दोनों किडनी खत्म हो जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु होना तय है। अगर 1 किडनी पर व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन जिस तरह 2 किडनी पर काम करता था, उस तरह 1 किडनी में काम नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ये जो दाहिना किडनी है ना, ये दायां किडनी और ये है बायां किडनी। तो दाहिना किडनी, इस जगह पर हमारा यकृत है, लीवर है। हम पाचन तंत्र में पढ़ा है यकृत को, ठीक है? तो लीवर के होने के कारण ये किडनी थोड़ा नीचे है, ये दबा के रखा है। कौन दबा के रखा है? लीवर। तो इसलिए ये जो दाहिना किडनी है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब वृक्क की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले एगो अलग से चित्र को बनाते हैं, ठीक है? वृक्क किस आकार का होता है? सेम के बीज के आकार के जैसा होता है, ठीक है? ये आपका वृक्क है, ठीक है? वृत्त नहीं, वृक्क, ठीक है? अब देखिए, ये जो है वृक्क के जो बाहर जो है एक झिल्ली लगा रहता है, जिसे हम लोग पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। बाहर वाले मच्छरदानी को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस बाहरी भाग को, ये झिल्ली तो है, इसके बाहरी भाग को, वृक्क के बाहरी भाग को हम बोलते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स या नहीं तो इसको वल्कुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स या नहीं तो वल्कुट। ये ससुरा उभरा हुआ रहता है। जो उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसलिए इसको हम लिखे हैं कि वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। बाहरी सतह उन्नतोदार होता है। उन्नतोदार मतलब क्या होता है? कन्वेक्स, मतलब ये उभरा हुआ। और अंदर का सतह धंसा हुआ है, तो जो उभरा हुआ है उसे उन्नतोदार कहते हैं, और जो धंसा हुआ है उसे नतोदार कहते हैं। क्या बोलते हैं? नतोदार कहते हैं। समझ पा रहे हैं? इसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है? और अंदर के भाग को, जो वृक्क के जो अंदर का भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं मित्रों? मेडुला, ठीक है? और ये जो दरवाजा है, वृक्क का जो दरवाजा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम।
क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम एक वृक्क को उठाकर यहां रखे हैं, ठीक है, और कितने वृक्क होते हैं, 2 वृक्क। हम एक के वृक्क के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, समझ पा रहे हैं? तो हमने क्या बताया था, जो वृक्क के बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, और वृक्क के बाहरी परत को हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं, और अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं, और इसके प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। अंदर का भाग जो है नतोदार होता है, यानी कि धंसा हुआ होता है, जबकि बाहर का भाग उभरा हुआ होता है, और इस हाइलम के पास ज्यादा यूरिया जमा होता है। पूछेगा काहे, क्योंकि ये प्रवेश द्वार है, यहां से एक नली, धमनी और एगो सिरा भी नली आता है। यहां से जो है धमनी ब्लड को लाएगा और सिरा जो है ब्लड को ले जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां से क्या होता है, जो यहां धमनी है ये वृक्क का है, इसलिए इसे हम लोग वृक्क धमनी कहते हैं, और जो सिरा जो है ये वृक्क का है, इसलिए इसको हम लोग वृक्क सिरा कहते हैं। तो लिखे हैं यहां मित्रों, हाइलम से वृक्क धमनी, हाइलम से इस जगह पर से वृक्क धमनी, एगो यहां धमनी गया है, एक तो यहां धमनी गया है, ये हुआ आपका धमनी, एक धमनी का पाइप इसमें गया है, एक इसमें गया है, ठीक है। वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है, किसमें प्रवेश करती है, वृक्क में प्रवेश करती है, तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है। वृक्क सिरा क्या करती है, इसे बाहर निकलती है, यानी कि ब्लड को क्या करता है, बाहर ले जाता है। समझ पा रहे? और ध्यान से समझिएगा, हैकराम जो है 10 लाख, लमसम में 10 लाख की संख्या में छोटे छोटे महीन महीन नस होते हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे मित्रों, नेफ्रॉन कहेंगे। और यही नेफ्रॉन को आपको पढ़ना है, और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेफ्रॉन की संरचना लिखें। तो समझ रहे हैं संरचना कैसे लिखना है, हम आपको बताएंगे ना नेफ्रॉन की संरचना कैसे लिखना है। तो हमने क्या बढ़ाया, नेफ्रॉन कितने होते हैं मित्रों, तो नेफ्रॉन जो है 10 लाख इसमें, 10 लाख इसमें, टोटल 20 लाख। और यही नेफ्रॉन जो है इस वृक्क में सारा काम करता है, जो सारा काम करे उसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, हमारे शरीर में सारा काम कौन कर रहा है, कोशिका, इसलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका को कहते हैं। जबकि वृक्क में ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ही अलग नाम है वृक्काणु, वृक्क नलिका है। अब हम लोग कहां जाएंगे, घुसेंगे वृक्क में। चलिए वृक्क में घुसते हैं, और इसके बाद हम जूम करते हैं, जूम करके, और इसके बाद बताएंगे। देखिए इस तरह का फिगर आपको नहीं बनाना है, आपको फिगर बनाना है तो इस तरह का बनाना। देखिए समझ रहे? अब हम लोग जो है वृक्क को जूम करके पढ़ते हैं, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बबुआ। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। नेफ्रॉन को ये हम लोग वृक्क नलिका कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, वृक्क नलिका कहते हैं। और यहाँ एगो और लिखे हैं वृक्क नलिकाएं, देख रहे हैं, नेफ्रॉन के प्रकार वृक्क नलिकाएं। मतलब जब वृक्क नलिका, जब एक नली कई नलिकाओं में विभाजित हो जाता है तो उसे नलिकाएं कहते हैं, उसका नाम हो जाता है रेनल ट्यूबुलस। तो वृक्क नलिका और वहां नलिकाएं हैं, याद रखना है, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। और या वृक्काणु बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको नेफ्रॉन कहेंगे। तो नेफ्रॉन क्या है, हमारे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है मित्रों। ये हुआ आपका जो है वृक्क हुआ, ठीक है, बना दिया वृक्क को। अब देखिए इन नेफ्रॉन की क्रियाविधि क्या है, मतलब इसमें छोटे छोटे जो है महीन महीन नस पाए जाते हैं, उसी को ना हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। हम इसको जूम करके बता रहे हैं। अब इसमें जो एक नेफ्रॉन को हम लेते हैं, ऐसे कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब एक नेफ्रॉन को हम यहां बनाए, देख रहे हैं, केवल एक नेफ्रॉन को बना रहे हैं, हम पूरे नेफ्रॉन को नहीं बना रहे हैं। ये ससुरा नेफ्रॉन क्या करता है, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उस उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालने का काम कौन करता है मित्रों, नेफ्रॉन करता है। और जितना भी बढ़िया पदार्थ होते हैं उसको रक्त में मिलाने का भी काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है सारा काम कर रहा है वृक्क का। समझ पा रहे हैं? जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा गया। देखिए ये जो भाग है ना, जो प्याले जैसा संरचना नहीं देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं वृक्क कनिका। इस भाग को, इतना तक के भाग को हम लोग बोलते हैं वृक्क कनिका। और इसके बाद ये सब भाग को हम लोग बोलते हैं वृक्क नलिकाएं। क्या बोलेंगे इसको, वृक्क कनिका। ये हुआ आपका वृक्क कनिका। अब देखिए इसका जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स लिखे हुए हैं, यहां देखो ना, कहां लिखे हैं, ग्लोमेरुल्स। यानी तो इसे केशिका गुच्छ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ भी कहते हैं। और ये जो प्याले नुमा आकृति का जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। नाम है चाचा, हम क्या करें, बोमेन संपुट या नहीं तो कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। अब जरा ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ नली जो है आया, तो जब नली आया तो देखिएगा ना, यहाँ बीच में पतला हो गया और फिर मोटा हो गया, फिर जैसे था वैसे हो गया। तो ये ससुरा बोमेन संपुट के नजदीक में नली है। ये कैसा है, बोमेन संपुट के नजदीक में नली है। तो इस नली को बोलते हैं समीपस्थ नली, यानी तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये कुंडली नुमा है। अब ये देखिए यहां पतला हो गया, तो इस पतले नली को बोलते हैं हेनले का लूप। क्या कहा जाता है, हेनले लूप या हेनले का लूप, ठीक है। और ये ससुरा, ये बोमेन संपुट से ये नली दूर में है, इसलिए इसको बोलते हैं दूरस्थ नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका। जो लिखना है आप लिखिए।
तो देखिए वृक्क के जो कनिका है ना वो कितने भागों में बटा है मित्रों, 2 भागों में बटा है। पहला है ग्लोमेरुल्स, इसके बाद बोमेन संपुट, और जो वृक्क नलिकाएं हैं यानी वो ससुरा 3 भागों में बटा है। पहले भाग को समीपस्थ नलिका, दूसरे भाग को हेनले लूप और तीसरी भाग को हम लोग बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अब हम लोग जो है इसके बारे में विस्तार से समझेंगे ससुरा ये ग्लोमेरुल्स क्या करता है। और ये धमनी जो है ना ये धमनिका है, ये धमनी नहीं है धमनिका है। धमनी और पतला हो जाता है, नस अगर पतला हो जाएगा, धमनी से अगर पतला हो जाएगा तो उसे हम लोग धमनिका कहेंगे। तो इस धमनिका नाम है अभिवाही धमनिका और हेकरा नाम है अपवाही धमनिका। हम चर्चा करेंगे आगे चल के, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि ससुरा वृक्क में जो है मूत्र का निर्माण कैसे होता है, अर्थात वृक्क जो है किस तरह के पदार्थ का उत्सर्जन करता है और कैसे कैसे उत्सर्जन करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी कि आपसे यह पूछ दे कि बताओ ससुरा वृक्क से मूत्र का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में लिखें, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिखेंगे, एकदम समझ के लिखना है, इसको याद नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले एक बात को समझिएगा, हमारे वृक्क में मूत्र का निर्माण 3 स्टेप में होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर पुनरावशोषण, तीसरा ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। हम समझा देंगे, सारा स्टेप को समझाएंगे। देखिए ये आपका वृक्क है, वृक्क में जो है लाखों की संख्या में आपका क्या रहता है मित्रों, नेफ्रॉन रहता है। और इस एक नेफ्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये हम सारा नेफ्रॉन को नहीं लिए हैं, केवल एक नेफ्रॉन को लिए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये भाग है ये ग्लोमेरुल्स कहता है। एक्चुअली में ये महीन महीन केशिका का जाल होता है जिसे हम लोग ग्लोमेरुल्स कहते हैं, यानी तो इसे केशिका गुच्छा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये महीन महीन नसों का जाल है, और जो महीन महीन नसों के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था सीरा और धमनी वाला चैप्टर में, याद कीजिए। समझ पा रहे हैं? ये हुआ आपका ग्लोमेरुल्स। अब ये जो भाग है ये प्याले नुमा चंद्रमा, आधा चंद्रमा जैसा जो भाग है उस ससुरे को बोलते हैं बोमेन संपुट। और ये कहां पाए जाते हैं? ये आपका वृक्क में पाए जाते हैं। उसी वृक्क से हम जूम करके एक ठो यहां लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले ब्लड को लाता कौन है? आपका ये धमनिका लाता है। धमनिका मतलब क्या होता है मित्रों? धमनिका मतलब होता है जब धमनी से पतला नस को हम लोग धमनिका बोलते हैं, वही छोटी धमनी, समझ रहे हो, उसको हम लोग धमनिका कहेंगे। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुल्स जो है वो ससुरा फिल्टर का काम करता है, वो छानता है। लेकिन ये छानने के दरमियान क्या करता है, वो ससुरा खराब को चीजवा छान देता है और बढ़िया को चीजवा छान देता है। ससुरा इसको खराब का चीजवा छानना चाहिए, लेकिन ये खराब का के साथ बढ़िया को चीजवा छान देता है। यानी कि विटामिन प्रोटीन, ब्लड में जितने भी विटामिन प्रोटीन आए रहते हैं उसको भी छान देता है। इसमें ससुरा 2 धमनिका का हम फिगर बनाए हैं। एक धमनिका का नाम है अभिवाही धमनिका, दूसरा नाम है अपवाही धमनिका। और जो एक धमनिका होगा ना वो मोटा होगा ससुरा। अब यहां हम लिखे हैं ग्लोमेरुल्स जो है एक फिल्टर की तरह कार्य करता है, जो अपवाही व अभिवाही धमनिका से मिलकर बना होता है। अपवाही और अभिवाही धमनिका से मिलकर बना होता है। अभिवाही धमनिका की मोटाई जो है वो ससुरा अपवाही धमनिका से अधिक होता है। ये आपका हुआ अभिवाही धमनिका और ये हुआ आपका अपवाही धमनिका। ये ब्लड को लाता है और ये ब्लड को ले जाता है। तो जैसे ब्लड को लाएगा तो ये मोटा होता है, तो मोटा होता है तो ये ब्लड को लाएगा, लेकिन ये ससुरा ये ले ही नहीं जा पाएगा। ब्लड जो है हाई प्रेशर से आ रहा है, जिस कारण हाई प्रेशर पर फिल्टर होता है, उस घटना को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं निस्पंदन। जब उच्च दाब पर रक्त का छन्ना हो, फिल्टर हो, उस ससुरे को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं निस्पंदन। ये छकनी है ससुरा, ये ग्लोमेरुल छकनी है। ये क्या करेगा, इतना प्रेशर देता है कि ससुरा इसमें कान को भी छांक लेता है, कान भी पार हो जाता है। इसलिए हम यहां भी बोले हैं कि ससुरा ये ग्लोमेरुल जो है अच्छे को चीजवा छान लेता है और बढ़िया को चीजवा छान लेता है। समझ पा रहे? ये मतलब चयन नहीं कर पाता है कौन बढ़िया है और कौन खराब है। समझ पा रहे मेरी बात को? उच्च दाब पर रक्त का फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं मित्रों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या निस्पंदन कहते हैं। इसके बाद हमने लिखा है कि ग्लोमेरुल्स रक्त से कणों को छानता है। रक्त से क्या करता है? कणों को छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। जो कण होते हैं वो ससुरा छान लेता है। प्रेशर से मारता है तो छान भी करेगा कण को, लेकिन ससुरा प्रोटीनों को छान लेता है, विटामिन को भी छान लेता है, लवण को भी छान लेता है, ग्लूकोज को भी छान लेता है। यानी कि बढ़िया को चीजवा छान लेता है। इसको खराब का चीजवा जो है छान कर और बढ़िया का चीजवा जो भेज देना चाहिए ब्लड में। अब जो है छानने का काम कौन करता है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कहता है रे बोका, तोरा जे चीजवा ने छानने का वो रोज छान दिया रे बोका, क्या या बुद्धि होगा रे। तो ई हमारा बोमेन संपुट दौड़े दौड़े आता है। और बोमेन संपुट किसको कहेंगे? प्याले नुमा संरचना को हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। ये नलिका के पास होता है। देखिए ये नलिका है ना, वृक्क नलिका, तो ये नलिका के पास होता है। बोमेन संपुट में रक्त का आवश्यक पदार्थ फिल्ट्रेशन के द्वारा छान लिया जाता है। अब इसमें जितना भी आवश्यक पदार्थ होता है वो ससुरा बोमेन संपुट क्या करता है? छान कर और कहां भेज देता है?
कुंडलित नलिका में भेज देता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बोमेन संपुट क्या किया? आवश्यक पदार्थ को छान लिया। छाना है, सोखा नहीं है, चूसा नहीं है, उसको अवशोषण नहीं किया है, बल्कि छान कर भेज दिया। जो आवश्यक पदार्थ है उसको छान कर भेज दिया, और जो खराब पदार्थ है उसको भेज दिया कि जाओ बाबू तुम निकलो, अब इधर से उत्सर्जन के रास्ते तुम निकलो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ वही लिखे हैं, बोमेन संपुट में रक्त का आवश्यक पदार्थ फिल्ट्रेशन के द्वारा छान लिया जाता है, जिसे हम लोग डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? डायलिसिस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करते हैं, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है? मतलब वो जो पहला स्टेप है उससे जो है इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति का किडनी जो है सही ढंग से काम नहीं करती, इसका मतलब रक्त को शुद्ध करेगा कौन? कृत्रिम डायलिसिस के द्वारा। डायलिसिस हमने बताया कहां होता है? बोमेन संपुट में होता है। बोमेन संपुट में क्या किया? जो रक्त के जितने भी बढ़िया कण होते हैं उसको छांक लेता है, ठीक है? उसको जाने नहीं देता है। तो कृत्रिम डायलिसिस के द्वारा रक्त का क्या किया जाता है? शुद्ध कराया जाता है। क्या किया जाता है? रक्त को शुद्ध करवाया जाता है। एगो अब जो है एगो मशीन आ गया रक्त को शुद्ध करने का, जिसे हम लोग कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ऐसा वृक्क जो मानव के द्वारा निर्मित हो उसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, या अपोहन कहा जाता है, ठीक है? एक्चुअली में कृत्रिम वृक्क क्या है? तो एक उपकरण है, एक मशीन है जो नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ, व्यर्थ मतलब जो उत्सर्जित पदार्थ हो गया, जो फालतू पदार्थ हो गया, जैसे यूरिया किससे बना होता है? नाइट्रोजन से बना होता है। ये ससुरा यूरिया को क्या करता है? अलग कर देता है। जो नाइट्रोजन से जितने भी पदार्थ बने होते हैं उस पदार्थ को ये कृत्रिम वृक्क क्या करता है? रक्त से अलग कर देता है। और जब अलग करता है तो इसी मशीन को, यही कृत्रिम वृक्क को, एक्चुअली में कृत्रिम वृक्क ये किडनी नहीं है, ये मानव द्वारा बनाया गया मशीन है जिसको हम लोग कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इसे हम लोग डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। क्यों डायलिसिस मशीन कहते हैं? तो ससुरा ये ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करने का काम करता है। यानी कि ब्लड में जो अच्छा का चीजवा है उसको छान लेता है, खराब का चीजवा जो है वो निकाल देता है, यानी कि वो फिल्टर के माध्यम से बाहर निकाल देता है। चलनी जानते हैं? चलनी, चलनी में क्या कर, जैसे आटा है तो आटा में क्या होता है कि आटा में जो खाने वाला चीज है वो चला जाता है, आप आराम से, जो बढ़िया पदार्थ होता है वो चला जाता है, जो खराब रहता है, जो भूसी होता है वो चलनी में ही रह जाता है। उसी ढंग से होता है आपका कृत्रिम वृक्क में या बोमेन संपुट में। आई मेरी बात समझ में? और डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं मित्रों? हीमोडायलिसिस। ये छोटी सी जानकारी थी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग चरण 2 के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था ना कि ब्लड का जो है कण को छानने का काम कौन कर रहा है? ग्लोमेरुलस। इसके बाद छाना कौन? आपका ये बोमेन संपुट। लेकिन ये क्या चूसा? ये चूसा नहीं, बल्कि ये छानने का काम किया, ये छान कर आगे भेज दिया ब्लड को। अब देखिए ये हुआ आपका कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समीपस्थ नलिका, हेलेलू, तीसरा जो है दूरस्थ नलिका। आप जो है आगे के क्लास में इसको आप विस्तार से पढ़िए। हम अभी जो है आपको केवल नाम ही बताए हैं इसका, समझ पा रहे हैं? तो जैसे अब इसमें आएगा तो ध्यान से समझिएगा कि अब ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है, बढ़िया का चीज है, ग्लूकोजो है। तो ये ससुरा ग्लूकोज को, अब ये बोमेन संपुट उतना अच्छा से ग्लूकोज को नहीं छान पाता है, तो अब क्या करता है? ये जो अगल बगल के जो कोशिका होते हैं ना, ये कुंडलित नलिका के जो अगल बगल जो कोशिका होते हैं वो क्या करता है? अच्छे चीज को चूस लेता है और जो खराब पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है, बाहर भेज देता है। तो वही लिखे हैं, बोमेन संपुट से छनने के बाद रक्त नलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को चूस लेता है या शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, यानी कि वही पदार्थ को शोषित करता है जिनकी आवश्यकता होती है। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है, मतलब सारा ग्लूकोज को चूस लेता है, तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। अब देखिए जल का भी अधिक मात्रा है, जल ब्लड में तो जल की अधिक मात्रा होती है, हमने आपको बताया है। तो ये सोच रहा है, ये जल क्या हो जाता है? कुछ जल को चूस लेता है और कुछ जल को बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है ये होता है ट्यूबुलर स्रवण, यानी कि पुनरावशोषण, यानी कि चूसने के बाद नलिका की कोशिकाओं से कभी कभी कुछ उत्सर्जित पदार्थों का स्राव हो जाता है। अब देखिए चूस लेता है तो ये जो नलिका की जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, इससे उत्सर्जित पदार्थ का जो है कभी कभी श्रावण होने लगता है, कभी कभी श्रावण होने लगता है, कभी कभी क्या हर वक्त जो है खराब पदार्थ का श्रावण होने लगता है, निकलने लगता है। जो ये जो फिल्ट्रेशन होकर जो आ रहा था ना उसमें ससुरा वो खराब पदार्थ मिल जाता है, और वही खराब पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मूत्र। वही मूत्र जो है आपका मूत्र वाहिनी यानी कि मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय में आ जाता है, और मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग होते हुए आप जो है आनंद भूति की प्राप्ति करते हैं। क्या मेरी बात को समझे? अगर समझे तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे मित्रों। तो हमने आपको क्या बताया था? उत्सर्जन तंत्र में मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो पहला हमने बताया था वृक्क, जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित तंत्र है। इसके बाद दूसरा हमने बताया था मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी यानी तो इसे हम लोग नलिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र नलिका भी बोलते हैं। इसके बाद तीसरा हम लोग बोलते हैं मूत्राशय, चौथा हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो देखिए
इसमें वृक में जो है आपका मूत्र बना, मूत्र बनने के बाद कहां आया, ये पतला सा नली है, ये नली जो है मूत्राशय से जुड़ी होती है, जो मूत्र आपका किडनी में बना। हमने आपको अभी बताया था ना कुछ देर पहले जो है हमने ऐसे आपको चित्र बताया था। तो देखिए ये आपका किडनी हुआ, दोनों किडनी हुआ, इससे जो निकला ये नस है, किडनी से निकले हुए नस को हम लोग बोलते हैं मूत्रवाहिनी या मूत्र नलिका। इसमें जो है मूत्र आता है और ये मूत्र जो है मूत्राशय में जमा होता है। यानी कि मूत्राशय क्या है, मूत्र का टंकी है, समझ पा रहे। मूत्र जमा कहां होता है, मूत्राशय में होता है। ये जो है मूत्र मार्ग के माध्यम से हम लोग मूत्र को निकालते हैं। और हम लोग अब समझेंगे मूत्र के बारे में। वृक्क के बारे में क्या समझा, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। आपका पहला भाग जो है वृक्क कनिका या मेलपिगियन कैप्सूल कहते हैं इसको, या रेनल बोलते हैं। दूसरा भाग जो है वो कुंडलित नलिका हो गया। ये जो है इसमें जो है पहले आपको ग्लोमेरुल्स होते हैं, ग्लोमेरुल्स 2 धमनिका से मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुल्स जो है 2 धमनिका से मिलकर बना होता है, अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। ये क्या करता है, यहां जो है उच्च दाब पर फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इसे हम लोग निस्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर ब्लड कहां आता है, आपका ये बोमेन संपुट में आता है। बोमेन संपुट क्या करता है, जितने भी आवश्यक पदार्थ है उसको भी छान लेता है। और छानने के बाद यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ है, यहाँ चूसा नहीं है। अब ब्लड को चूसने का काम कहां होता है, आपका कुंडलित नलिका में होता है। कुंडलित नलिका के बाद जो है वो मूत्र का निर्माण होता है, और मूत्र जो है मूत्रवाहिनी के रास्ते हुए मूत्राशय में जमा होता है, और मूत्र मार्ग के माध्यम से वो मूत्र निकल जाता है। तो चलिए अब हम लोग मूत्र के बारे में समझते हैं। अब वो देखिए मूत्र को ही हम लोग बोलते हैं पेशाब, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूरिन। ठीक है, आज के बाद यूरिन बोलिएगा, ठीक है, समझ पा रहे, क्योंकि पढ़ते हैं जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता रहा अधनंगों को नंगा बना दिया जाएगा, ऐसे ही सैंडल की ऊंचाई बढ़ी तो सैंडल के नीचे डंडा लगा दिया जाएगा। तो जैसे जैसे आप पढ़िएगा वैसे वैसे जो है विज्ञान बढ़ेगा, जब बढ़ेगा वैसे वैसे आप जो है अंग्रेजी बोलिएगा, समझ पा रहे। तो आज के बाद यूरिन बोलना है, ठीक है। तो मूत्र में जो है जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं, जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। सबसे अधिक मात्रा में जल होते हैं, तो 96% जल और 2% यूरिया। समझ लीजिए यही 2% यूरिया जो है पूरा दीवार ढा देता है, यही 2% यूरिया। हमने आपको बताया ना यूरिया 3-4 घंटे के बाद जो है अमोनिया बन जाता है। और 2% NaCl होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 96% भाग जो है इसमें ठोस होते हैं, द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। और 4% भाग जो है इसमें ठोस होते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जो मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में जो गंध आता है वो ससुरा अमोनिया के कारण होता है। और मूत्र का जो pH मान होता है वो 6 होता है। याद कैसे रखना है, टॉयलेट रूम में जाते हैं ना तो गंध करता है टॉयलेट, तो गंध करता है तो आप कैसे करते हैं, बोलते हैं छी छी, मतलब 6। समझ रहे। तो मूत्र का pH मान कितना होगा मित्रों, 6 होगा। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमने आपको उत्सर्जन तंत्र में किडनी को पढ़ा दिया। देखिए किडनी को बेचना नहीं है, हमने आपको बताया है कि किडनी को बेचने से क्या होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।